नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। अपन 12th क्लास के लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कौन से चैप्टर की, न्यूक्लियस की, नाभिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। नाभिक की खोज कैसे हुई, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा नाभिक की खोज हुई, और उसके बाद अपन ने बात किया था नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले माना गया कि नाभिक के अंदर एक धनावेश होता है। उसके बाद क्या हुआ कि परमाणुओं के समस्थानिकों की खोज हुई, तो पाया गया कि एक ही परमाणु क्रमांक वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन H1 हाइड्रोजन 2H1 परमाणु क्रमांक तो एक ही है, द्रव्यमान संख्या 2 हो गई। फिर द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ये ऐसा क्यों हुआ? फिर खोज हुई एक अपरमाणविक कण की, किसकी? न्यूट्रॉन की। कहा गया कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान तो है लेकिन उसका आवेश कितना है, 0 है। उस कण को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे नाभिक के साइज की। नाभिक जो रदरफोर्ड ने कहा था संपूर्ण परमाणु का धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, वो कहां तक फैला हुआ है, इसकी अपन आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नाभिक के साइज के बारे में। करें बात, सबसे पहले तो बेटा अपन बात करें कि नाभिक का साइज, नाभिक का साइज या आकार, हिंदी में बोले तो आकार, साइज। रदरफोर्ड ने क्या किया, जब अल्फा कण की बौछार करवाई तो उसने देखा कि जो अल्फा कण के बीच का गैप है, जहां अल्फा कण डिस्टर्ब हुए थे, अपने मूल पथ से विचलित हुए थे, उनके बीच के गैप से इसने मेजरमेंट किया और एक फॉर्मूला निकाला। कैसा था, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको। ये धनावेशित कण था, यहां से अल्फा कण आए और विचलित हुए थे। क्या याद आ रहा है कुछ? आप कहोगे हाँ जी सर याद आ रहा है। तो इसने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली। क्या ये नाभिक का साइज के बराबर है लगभग? आप कहोगे हाँ जी सर ये लगभग नाभिक के साइज के बराबर है। ये गोला है, इसका क्या है, ये डायामीटर, व्यास है। अगर इससे इस दूरी को निकाल लो तो इस नाभिक का साइज निकल जाएगा। क्या आप कहोगे हाँ जी सर। रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट से एक फॉर्मूले को ड्राइव किया, R समानुपाती होता है किसके, A की पावर 1/3। यहां पर A क्या है, ये है परमाणु का द्रव्यमान संख्या। क्या है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। इसने कहा जिस तरीके से द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, अर्थात द्रव्यमान संख्या होती क्या है, A बराबर क्या होती है रे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, क्या इस नाभिक का साइज बढ़ेगा? क्या आप कहोगे बढ़ेगा सर। एग्जाम्पल से समझे, मैंने कहा एक ग्राउंड है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे मैंने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद और बच्चे आ गए। अगर और बच्चों को उस सर्कल में एडजस्ट करना चाहूं तो सर्कल का आकार धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी परिधि क्या है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी परिधि बढ़ेगी, उसका व्यास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कल बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वही कहानी किसमें है, नाभिक में है। जैसे जैसे उसकी द्रव्यमान संख्या बढ़ाऊंगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका आकार क्या होता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। आप कहोगे हाँ जी। समानुपाती हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, उसे लिखेंगे R0। ये किसका फॉर्मूला आ गया, नाभिक के त्रिज्या का। R0 की वैल्यू लगभग होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसीलिए मैंने कहा था R की जो कोटि होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर, या इसको बोला था फर्मी की कोटि। क्या बोला था, फर्मी की कोटि। एक फर्मी बराबर कितना होता है रे, एक फर्मी बराबर कितना होता है? आप कहोगे सर हमें पता है, एक फर्मी बराबर होता है -15 मीटर।
कितना होता है -15 मीटर। साइज वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। क्या होता है, R समानुपाती होता है A की पावर 1/3 के। इस कोटि में द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा। ये क्या था, नाभिक का साइज। अब बेटा नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे, साइज की बात कर ली, अंदर क्या होता है वो बात कर ली, साइज कैसा होता है वो बात कर ली। अब बात करूंगा मैं द्रव्यमान की। कर ले नाभिक के, कि नाभिक का जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, वो कितना होता है और कैसे निकलेगा, वो भी तो बात है। आप कहोगे हाँ जी, हमें क्या करना है, नाभिक का पूरा पोस्टमार्टम करना है भी। एक एक चीज पता होनी चाहिए। नाभिक का द्रव्यमान, करें बात नाभिक के द्रव्यमान की। आप कहोगे हाँ जी सर। देखो नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी चीज के। अब आपके पास एक पॉलीथीन है, उसके अंदर आपने सब्जियां डाल रखी हैं, तो भार किसका होगा, सब्जियों का होगा। होगा क्या, जो जो सब्जी डाली है, आलू गोभी जो भी डाला है, सबका अगर अलग अलग वेट है, सबके वेट को मिला दूं तो उस लिफाफे का भार हो जाएगा क्या उतना। आप कहोगे हाँ जी। उसी प्रकार एक नाभिक का भार क्या होगा, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होगा। दोनों का अगर मैं योग कर दूं तो क्या आ जाएगा, नाभिक का। नाभिक का द्रव्यमान लिख दूं कैपिटल M से, लिख दिया। क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन होते कितने कितने हैं, किसी भी जनरल बात करूं तो प्रोटॉन को लिखते हैं Z से, लिखते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z होता है क्या रे, बोलो क्या होता है क्या। आप कहोगे सर बता ही दो कैसे आया। कोई भी नाभिक है AZ से लिखते हैं। ये Z होता है, ये डिनोट करता है किसको, Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या होती है। A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। आप कहोगे हाँ जी, यहां से वैल्यू रख दो P की। A बराबर Z प्लस N होगा, तो N बराबर क्या आ गया, A-Z। ये लीजिए, ये किसका फॉर्मूला आ गया, N का फॉर्मूला। कभी भी कोई भी परमाणु दिया हो, उसके द्रव्यमान संख्या दी हो, Z दिया हो और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले तो निकाल लोगे क्या रे। आप कहोगे हाँ जी सर। ये क्या कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरी से अपन ने जो थ्योरी पढ़ी है उससे वैल्यू आई। जब इसका लैब में टेस्ट किया गया, लैब में इसका भार निकाला गया, तो जो ये बाहर है इतना ना आकर इससे क्या हुई, वैल्यू कम आई। आप कहोगे सर हमें कैसे पता, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, किसी भी परमाणु का भार निकालते हो, तो उसका भार जो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा कम आता है, उसे बोला जाता है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान में जो कमी आ गई, क्यों आता है ऐसा क्या हो गया कि द्रव्यमान के नाभिक के भार में जो कमी आ गई। बेटा देखो नाभिक में क्या क्या था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, उनके मध्य किसी प्रकार का कोई बल नहीं था, लेकिन उनके मध्य कोलिजन तो होगी। पास पास कण हैं, जब दो आदमी पास पास रहते हैं कभी ना कभी तो उनके बीच में लड़ाई होती है, चाहे दोनों न्यूट्रल रहे, एक न्यूट्रल रहे, एक में आवेशित रहे, एक लड़ाकू हो, एक साधारण से शांत प्रवृत्ति का हो, लेकिन सहने की शक्ति कभी ना कभी तो खत्म होगी, कभी ना कभी कोलिजन होगी तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि कोलिजन में जब टकराते हैं तो द्रव्यमान ऊर्जा किसमें चली जाती है, उष्मा ऊर्जा में, तो कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, कमी। लिखें आगे इसको, ये लिख लिया होगा। अब मैं बात करूं द्रव्यमान क्षति की, कर लूं क्या, आप कहोगे कर लो। समझ आ गया क्यों आएगी द्रव्यमान क्षति, आप कहोगे कर लो सर। इसको लिखते हैं डेल्टा M से, लिख लें M माइनस M डैश, जहां M डैश क्या है, प्रायोगिक वैल्यू है, जहां M डैश क्या है, प्रायोगिक
प्रायोगिक मान है। समझ गए। मैंने लिया ऑक्सीजन, उसका एक थ्योरेटिकल वैल्यू अपने फॉर्मूले से निकाल लिया और एक लैब में ले गया, वहां से मैंने इसका द्रव्यमान निकाला, दोनों का अंतर किया, तो वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्षति। तो डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, बोलो रे। कैपिटल एम की वैल्यू रख दूं, जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम डैश, ये क्या आ गई, द्रव्यमान क्षति। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की। कर लें बात, लिख लिया होगा, कर दूं रफ, आप कहोगे हाँ जी सर हम साथ साथ लिखते रहते हैं, साथ में समझते रहते हैं, तो आप साफ कर दो। करें बात किसकी, नाभिकीय ऊर्जा की। नाभिक की ऊर्जा, ऊर्जा किस रूप में होगी, तो आपको याद आना चाहिए आइंस्टीन की। याद आई आइंस्टीन की, नहीं आई तो मैं करवा देता हूं भाई। आइंस्टीन एक आदमी था, खतरनाक सा, कौन है, आइंस्टीन। इसने कहा कि अगर किसी द्रव्य के पास द्रव्यमान है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। किस रूप में, द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में। कहा था क्या, इसने कंसेप्ट दिया था द्रव्यमान ऊर्जा, दिया था क्या रे, E बराबर क्या दिया था इसने, mc²। याद आ गया क्या, जहां m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ये प्रकाश का वेग किस में है, माध्यम में है या निर्वात में है। अगर माध्यम में है तो क्या माध्यम पर निर्भर करेगा क्या प्रकाश का वेग, अगर नहीं करेगा तो कितना होगा, करेगा तो कैसे निकलेगा। आप लोग मुझे बताओगे किसमें, कमेंट सेक्शन में। करें बात, आगे बात करें। द्रव्यमान ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। अब अपनी नाभिक के पास क्या है, द्रव्यमान है, इसलिए उसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। कितनी होगी, करें बात, ई बराबर क्या आएगा, कैपिटल एम सी स्क्वायर। ये क्या है, इसका द्रव्यमान है, किसका, नाभिक का है। क्या, नाभिक का द्रव्यमान रख दूं और उनकी वेलोसिटी रख दूं, तो वो क्या आ जाएगा, नाभिक का वेग, नाभिक की क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। अब मैं बात करूं कि जो द्रव्यमान में कमी आई थी वो कितनी थी, कितनी ऊर्जा रिलीज की उस कमी ने, उसको लिखूंगा मैं डेल्टा ई से, और द्रव्यमान भी क्या आएगा, डेल्टा एम c² आएगा। क्या, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा एम की वैल्यू रख दूं क्या रे, क्या थी, जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस में क्या आया था, एम डैश आया था क्या रे, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, वेग से। तो ये क्या आ गई, नाभिक में द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा आ गई। एक नाभिक को विखंडित करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए। ये क्यों निकाला है अपन ने नाभिकीय क्षति, आगे अपन पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्शन की। एक तो पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, एक पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। वहां मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि एक नाभिक को तोड़ने के लिए इतनी क्या एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए। किसी भी परमाणु को अगर अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए तो उसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व में क्या आएगी, कमी आएगी। यहां तक समझ आ गया आपको। ये क्या आ गई, नाभिकीय ऊर्जा आ गई। निकाल लोगे इससे,
और किसी प्रकार की ऊर्जा होती नहीं, अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में किसी प्रकार का ना तो आकर्षण होता है ना प्रतिकर्षण होता है। तो नाभिक की ऊर्जा उसके द्रव्यमान की वजह से होती है, और कितनी होती है? इतनी होती है। यहां तक समझ आ गया? बाकी का बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।